बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारा डिस्कशन का जो है एक अगला स्टेप है, एपिसोड 6 है हमारी। आज टैक्स क्रेडिट के हवाले से आज कंप्लीट डिस्कशन होगी। कितने किस्म के टैक्स क्रेडिट्स हैं, क्या रेट्स हैं, उसके अलावा क्या प्री कंडीशंस हैं उनको क्लेम करने के लिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट उस तरह से है कि अगर हम एक इनकम टैक्स रिटर्न की जब बात करते हैं और उसकी फ़ाइलिंग की बात करते हैं तो उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिकॉज़ अगर आप देखें सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 65 तक, इन सेक्शंस में बहुत ज़्यादा जो टैक्स क्रेडिट हैं उसको डिस्कस किया गया है। तो उसकी कंप्लीट इंशाल्लाह जो है हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप इस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं जहाँ पे हमारी अपडेट्स हैं और डे टू डे बेसिस पे हमारी डिस्कशन होती हैं। इसके अलावा हमारा ग्रुप है फेसबुक पे। अगर आप फ्रीक्वेंट यूज़र हैं फेसबुक के तो आप हमारा ग्रुप द टिक्स मेवन को वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो जानना चाह रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो डिस्कशन का जो है वो बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा सबसे पहले देखेंगे ये आउटलाइन है और कोशिश होगी कि आज इस पूरी जो हमारी वीडियो है इसमें हम कवर कर सकें इसकी जितने भी आउटलाइन हैं और इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे कि टैक्स क्रेडिट होता क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं और इनकी क्लासिफिकेशन का जो है वो मकसद क्या है। सेकंड में हम हायरार्की देखेंगे। हायरार्की है डिफरेंट जितने भी टैक्स क्रेडिट हैं कि सबसे पहले आप किसको क्लेम करेंगे, फिर देन हम देखेंगे उसके बाद और फिर कौन से टैक्स क्रेडिट्स हैं जिनको हम आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और कौन से ऐसे टैक्स क्रेडिट हैं जो सिर्फ फॉर द ईयर ही क्लेम हो सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन है कि एक टैक्स क्रेडिट की जो कैलकुलेशन होती है वो हम किस तरह से करते हैं। और इसी दौरान हम ये भी देखेंगे कि रिटर्न के अंदर इन टैक्स क्रेडिट की फ़िगर्स को हम पंच कैसे करते हैं। और देन हम देखेंगे कि जो हमारे जितने भी टैक्स क्रेडिट हैं उसकी कमेंट्री हम करेंगे वन बाय वन। उसकी जो हैं वो देखेंगे क्या प्री कंडीशंस हैं, उसके लिए क्या लिमिटेशंस हैं, क्या अपर लिमिट है और कितना जो है वो एडजस्ट हो सकता है, कितना एडमिसिबल है और कितना उसका इनएडमिसिबल पार्ट है। इस पूरी डिस्कशन के जो सेक्शंस हैं जिससे मैंने ये पूरी जो एक आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको अखज़ किया है, उसके सेक्शंस आपके नीचे आप देख सकते हैं कि 61 से 65 है, 103 है, क्लास 61 है और सेक्शन जो है वो 100C है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन जो है कि टैक्स क्रेडिट होता क्या है। तो टैक्स क्रेडिट से मुराद ये है कि आप जब भी एक ख़ास किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक ख़ास किस्म के जो सेक्शन 61 से 65 के दरमियान अगर आप वहाँ पे पैसा लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट एक ख़ास एक प्री डिफाइंड रेट पे एक आपको टैक्स इंसेंटिव मिलता है। वो टैक्स इंसेंटिव या जो टैक्स क्रेडिट आप कैलकुलेट करते हैं उसको आप अपनी फॉर द टैक्स ईयर के दौरान जो टैक्स पेएबल होता है उससे कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो आपने ऑलरेडी टैक्स पे किए होते हैं उनकी भी आपको जो है वो एडवांस टैक्स की सूरत में, विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में, या अगर आपके कोई प्रीवियस ईयर्स के रिफ़ंड पड़े हुए हैं तो आप उनको भी एज अ टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टैक्स क्रेडिट का एक पूरा एरिया है या डोमेन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ टैक्स क्रेडिट। तो इसमें हम इनको दो कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। कैटेगरी ए के अंदर ये है कि आपको रिबेट मिलता है टैक्स लायबिलिटी के अंदर, यानी कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या ये वाले एक्सपेंसेस जो हैं ये करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो फॉल करती हैं कैटेगरी ए के अंदर। और उसके ऊपर जो आप टैक्स रिबेट कैलकुलेट होता है वो बेसिकली आपकी जो टैक्स पेएबल लायबिलिटी है उसको कम करता है। कैटेगरी बी के अंदर ये तमाम टैक्सेस होते हैं जो ऑलरेडी आप पे कर चुके होते हैं ड्यूरिंग द ईयर। उसमें एडवांस टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस और प्रीवियस ईयर के जो रिफ़ंड्स होते हैं ये आपको अवेलेबल होते हैं और ये हमारी कैटेगरी जो है वो बी बनती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैटेगरी ए और बी के अंदर कौन कौन से प्राइमरीली जो डिफरेंट टैक्स क्रेडिट्स हैं वो फॉल करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कैटेगरी बी के अंदर एडवांस टैक्सेस, विद होल्डिंग, रिफ़ंड और रिकवर्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज़ जो उन्होंने टैक्सेस रिकवर किए होते हैं ये बी में। और ए के अंदर हमारे आते हैं जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट हैं। अगर आपने कोई चैरिटेबल डोनेशंस जो हैं जो क्लास 61 के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अगर की हैं,
इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई हैं शेयर्स के अंदर, इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर, या कंट्रीब्यूशन आपकी होती है अप्रूव्ड पेंशन फंड के अंदर, या प्रॉफिट ऑन डेट फॉर द हाउसेज, यानी कि ये डिफरेंट जो हैं 61 से 65 के दरमियान ये वाले जो टैक्स क्रेडिट्स हैं ये फॉल करते हैं आपकी कैटेगरी ए के अंदर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हमने इन जो टैक्स क्रेडिट्स हैं इनको कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के अंदर जो है वो क्लासीफाई क्यों किया है। अब आप देख रहे हैं कि कैटेगरी ए की जो ट्रीटमेंट है उसमें ये है कि जितना आपका टैक्स पेएबल होता है, अगर आपके फॉर द ईयर टैक्स क्रेडिट टैक्स पेएबल से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं हमारे पास टैक्स पेएबल 1000 रुपीज़ है, जबकि हमारे जो एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट हैं, जैसे कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट फ़र्ज़ करें 500 रुपीज़ बनता है, चैरिटेबल डोनेशन के ऊपर जो हमारा टैक्स क्रेडिट बनता है वो 600 है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया है वो 700 है। तो ये टोटल जो हमारे पास टैक्स क्रेडिट है ये 1800 का है। तो वेयर एज़ यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमने 800 रुपीज़ जो है वो एक्सेस जो है हमारा टैक्स क्रेडिट बनता है, जो कि टैक्स लाइबिलिटी से 800 रुपये ज़्यादा है। लेकिन कैटेगरी ए के अंदर अगर आपने एक्सेस टैक्स पे किया है सिवाय एक दो कंडीशंस के, ये ना तो आपको रिफ़ंड होता है, ना आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना कैरी बैक कर सकते हैं कंपनीज़ के लिए। जबकि ईओपी के लिए ये चंद कंडीशंस के ऊपर जो है आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट टू द कंडीशंस है। उस सूरत में अगर उसके मेंबर्स ने जो है वो एओपी के जो मेंबर हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने अगर टैक्स पे किया होता है तो उस सूरत में एओपी जो है इन टैक्सेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू द कंडीशंस होती हैं। तो ये हमने आपने देखा कि कैटेगरी ए के अंदर जो हमारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि उसकी जो एक टेक अवे बनता है, जो बॉटम लाइन बनती है वो ये बनती है कि एक्सेस टैक्स जो है उसको आप ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना उसको आपको रिफ़ंड होता है। वेयर एज़ अगर हम देखते हैं हमारी जो कैटेगरी बी है उसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें आप देखते हैं कि एडवांस टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग हैं, रिफ़ंड्स हैं, तो इनको आप रिफ़ंड या आपको रिफ़ंड भी इसका मिल जाता है, इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, इसको आप द फॉर द ईयर एडजस्ट भी करा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक जो प्रीमिटिव और जो बेसिक डिफरेंस है कैटेगरी ए के अंदर और कैटेगरी बी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो हायरार्की है इनकी। हायरार्की इसी वजह से रखी गई है कि क्योंकि जब भी आप टैक्स लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट आप करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट है सेक्शन 103 के तहत आप उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी बचती है तो उसमें से आपने जो टैक्स क्रेडिट आपने कैटेगरी बी के बाकी टैक्स क्रेडिट हैं वो आप एडजस्ट करेंगे, जो कि चैप्टर पार्ट 10 ऑफ द चैप्टर 3 बनते हैं। अगर उसके बाद भी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो उसके बाद आपको अलाउ होता है सेक्शन 147 जो आप एडवांस टैक्स पे कर चुके होते हैं, अब वो एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद भी अगर टैक्स लाइबिलिटी फुली एडजस्ट नहीं होती या टैक्स कुछ बच जाता है, कुछ पेएबल निकल आता है, तो उसके बाद आप सेक्शन 168 जिसके अंदर एडवांस टैक्सेस और रिमेनिंग टैक्सेस आपके आते हैं जो ऑलरेडी विदहोल्ड होते हैं, आप वो वाकई एडजस्ट करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस इसीलिए रखा गया है कि कुछ टैक्सेस जो आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, रिफ़ंड नहीं आपको मिलेगा, उनको आप पहले एडजस्ट करें। उसके बाद जिन टैक्सेस को आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आपको रिफ़ंड भी अलाउ होता है, उसको हम सबसे एंड पे रखते हैं। अगर ये बच भी जाते हैं तो आप इनको इजीली अगले साल जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये हायरार्की है। इसको जब भी आपके पास एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट आते हैं तो आपकी जो टैक्स पेएबल है उसे लेस करते हुए इस सीक्वेंस को जो है वो जहन में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है कि एवरेज टैक्स रेट क्या होता है। जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको एवरेज टैक्स रेट से वास्ता पड़ता है। एवरेज टैक्स रेट में जो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें हमारे पास एक होता है टैक्स असेस्ड, और यहाँ पे मैं लफ्ज़ असेस्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे मुराद होता है सेल्फ असेस्ड, कि जब आप अपनी कैलकुलेशन बनाते हैं, जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, उस दौरान जो आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली हमारा टैक्स असेस्ड होता है, या टैक्स सेल्फ असेस्ड होता है। तो उसको हम ए कह देते हैं, और जो हमारी टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं उसको बी कहते हैं। अगर हम ए को बी पे डिवाइड करें तो एक रेशो आ जाती है, एक फैक्टर हमारे पास आएगा, उस फैक्टर को हम जो भी एलिजिबल क्रेडिट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसको जो मैंने येलो हाईलाइट किया है इसको हम कहते हैं एवरेज टैक्स रेट।
तो जब भी आप कोई भी टैक्स की रिबेट कैलकुलेट करते हैं, जब कोई भी टैक्स क्रेडिट आप वर्कआउट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने कैलकुलेट करनी होती है वो एवरेज टैक्स रेट होता है। आपके बहुत सारे क्रेडिट्स जो हैं वो एवरेज टैक्स रेट के ऊपर जो है वो बेसिकली आपको वर्कआउट हो रहे होते हैं। इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो टैक्स असेस्ड है वो 100 रुपीज़ का, टैक्सेबल इनकम जो हमारी है वो 1000 रुपीज़ की है, और चैरिटेबल डोनेशन जो है वो एक कंपनी ने दी है अंडर सेक्शन 161, तो वो 250 रुपीज़ की है। तो इसमें हमने देखा कि एलिजिबल अमाउंट हमने 200 रुपीज़ ली है, हालांकि ऊपर हमने 250 है, तो इसकी भी वजह आपको आगे चल के समझ आएगी। तो हमने इसको वर्कआउट किया तो हमारे पास जो टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट हुआ वो 20 रुपये आपके सामने है। तो 20 रुपये जो है वो 100 रुपये से हमने लेस किए, तो 80 रुपये हमारा जो है वो नेट पेएबल बन गया। तो ये एक तरीका कार है जिससे हम जो है वो अपना टैक्स असेस्ड जो है वो कैलकुलेट, रिबेट जो है वो इसका कैलकुलेट करेंगे। आगे देखते हैं कि रिटर्न के अंदर इसको हम पंच कहाँ पे करते हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी की या एओपी की रिटर्न खोलेंगे तो वहाँ पे अब जब टैक्स चार्जेबल या पेमेंट्स की टैब में जाएंगे तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाकायदा टैक्स क्रेडिट की एक टैब होती है जो आपको यहाँ पे रेडिश नज़र आ रही है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितनी भी एक कंपनी को अलाउड होती हैं टैक्स रिबेट्स या टैक्स क्रेडिट्स, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 61 है, 64B है, 65B है, C है, 65D है, और उसके बाद 100C है, सेक्शन 103 जो फॉरेन लॉस आपके टैक्स क्रेडिट होते हैं। तो ये सारे हैं। अब आपको यहाँ पे देख रहा है कि कुछ के साथ BF लिखा हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ये अब आगे चल के हम देखेंगे कि ये कौन कौन से हैं जो ब्रॉड फॉरवर्ड हो सकते हैं, यानी कि अगर एक साल में एडजस्ट नहीं होते तो उसको ये यानी कि एक्सेप्शंस हैं 65B के साथ, और 65B के साथ एक एक्सेप्शन है कि जिसमें आप इसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और नॉन इक्विटी इन्वेस्टमेंट को। अब 1 by 1 देख लेते हैं कि हमारे पास टैक्स क्रेडिट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टैक्स क्रेडिट है इसको हम डिस्कस करेंगे, वो है सेक्शन 61 का, कि जब भी आप चैरिटेबल किसी डोनेशन करते हैं किसी भी बोर्ड या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पाकिस्तान के अंदर, जो कि फेडरल या प्रोविंशियल बॉडी के अंडर, लॉ के अंदर है, कोई भी NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल है, रिलीफ फंड है, या इस्टेब्लिश है पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट ने ये बनाया हुआ है कोई भी रिलीफ फंड, जैसे आजकल जो है वो हमारे पास कोरोना का एक रिलीफ फंड इस्टेब्लिश किया है PM साहब ने। तो इस तरह का अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो है वो टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, जैसे कि, और वो जो अमाउंट आपको उसकी जो अपर लिमिट है वो अब उन्होंने कहा है कि लेसर ऑफ आप लेंगे। टोटल जितनी आपने अमाउंट डोनेशन की है एक पर्सन ने, और 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, इसमें से जो अमाउंट कम होगी वो आप लेंगे उसको वर्कआउट करने के लिए। तो आगे चल के हम देख लेते हैं कि ये वर्कआउट कैसे होगी। अब देखें कि हमारे पास जो टैक्स हमने निकाला है वो 100 रुपये का है हमारा, और टैक्सेबल इनकम हमारी है 1000 की। तो यहाँ पे जो है चैरिटेबल डोनेशन उस बंदे ने की हुई थी वो 250 रुपीज़ की। अब हमारे पास जो एलिजिबल अमाउंट है उन्होंने कहा है कि आपने दो में से एक अमाउंट जो है उसको वर्कआउट करना है, यानी कि दो अमाउंट क्या हैं कि एक जो आपने एक्चुअल डोनेशन की वो 250 रुपये की थी, और 20% जो है आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट है उसका 20% जो है, तो टैक्स हमारा 100 है, उसका 20% जो हमने लिया है, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसका 20% है, तो वो 200 रुपये बनती है। तो 250 और 2 में से जो कम है वो 200 रुपये है, तो 200 को हम एवरेज टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज टैक्स रेट वही है जो शुरू में मैंने आपको बताया था, तो उसके ऊपर हमने उसको वर्कआउट किया। तो हमारी जो टोटल अंडर 61 जो है वो टैक्स क्रेडिट बनता है वो 20 रुपये का बनता है। तो 100 रुपये में से आप 20 रुपये लेस करेंगे तो नेट टैक्स जो आपका पेएबल बनेगा वो 80 रुपये बनेगा। तो ये है जनाब सेक्शन 61। इसमें आपने देखा कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे इस जो टैक्स क्रेडिट है अंडर सेक्शन 61 उसको आपने वर्कआउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि सेक्शन 64B का। इसमें यह है कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 50 से ज़्यादा एक टैक्स पेयर एम्प्लॉइज़ जो है एक टैक्स पेयर में वो एक टैक्स ईयर के अंदर उसको अगर वो एम्प्लॉय करती है, और उसकी कंडीशन उन्होंने कहा है कि पहली बात तो यह है कि वो सिर्फ वो कंपनी होनी चाहिए
किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ये वाला रिफ़ंड जो है वो ये वाला टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो और अपना वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो जुलाई 15 से 30 जून 2019 के दरमियान जो है अगर वो लगाती है, उसको ऑपरेशनल करती है, तो उसको एक टैक्स क्रेडिट मिलेगा 10 सालों के लिए। ठीक, तो ये वो 10 सालों के लिए एक टैक्स ईयर में अगर वो 50 से ज़्यादा बंदे जो है वो EOBI के अंदर रजिस्टर कराती है तो उसको 2% जो है जितना भी वो हर साल EOBI और प्रोविंशियल सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को पे करेगी 50 मुलाजमीन का, ठीक, वो जितनी अमाउंट भी बनेगी उसका 2% जो है उसका आपको 2% जो है वो एक एलिजिबल लिमिट होगी और मैक्सिमम जो आपको दिया जा सकता है वो 10% है टैक्स पेएबल का। तो इन दोनों में से जो मतलब है लेसर अमाउंट होगी वो आपको अलाउ की जाएगी। इसके लिए बाकी कंडीशन ये हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए जुलाई 15 से जून 19 के दरमियान, एम्प्लॉई करे वो तकरीबन 50 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो है एक टैक्स ईयर के अंदर, और वो बाकायदा रजिस्टर्ड हों EOBI के साथ और प्रोविंशियल आपकी जो एम्प्लॉई सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ। कंपनी जो है वो बाकायदा कंपनीज़ ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड हो और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस पाकिस्तान के अंदर हो, और ये वाली कंपनी जो है वो बिल्कुल एक फ्रेश इक्विटी से बनी हो, ये ना हो कि पुरानी किसी कंपनी को स्प्लिट करके ये कंपनी बनाई गई हो। तो अगर ये तमाम कंडीशंस को आप मेट करते हैं, एक कंपनी जो है वो मेट करती है, तो उसको जितना भी वो 50 मुलाजमीन का EOBI के अंदर और प्रोविंशियल सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करती है, उनकी जो पेमेंट करेगी उसका 2% या मैक्सिमम जो है वो 10% ऑफ द टैक्स पेएबल का वो 1 साल के अंदर एडजस्ट कर सकती है उसको 10 सालों के लिए। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसकी क्या कंडीशंस हैं। ये अगर वो सारी कंडीशन मीट करती है तो उसके बाद उसको वो एक टैक्स क्रेडिट अलाउ होता है। उसकी ये देख लेते हैं कि टैक्स पेएबल देखें उस साल में उनका था 1 लाख रुपया, टैक्सेबल इनकम जो थी वो 1 मिलियन की थी। अब EOBI और यहाँ पे मैंने देखा है कि प्रोविंशनल एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, ठीक, उन दोनों के अंदर जो उन्होंने पेमेंट की हुई थी एम्प्लॉयज़ की वो 25,000 रुपया थी, ये सपोज़ की है मैंने। तो अब उसकी आपको पता है कि एलिजिबल लिमिट हमारे पास ये है कि 10% जो है वो मैक्सिमम, ठीक है, या 2%। तो 10% जो है उसका मैक्सिमम आपको मिल जाता है। तो मैं इसका मैक्सिमम ले रहा हूँ कि 10% उसका जो बनता है वो 10,000 बनता है। तो 10,000 रुपीज़ जो है वो आप लेस कर लेंगे 1 लाख में से, तो जो नेट टैक्स पेएबल बनेगा वो आपका 90,000 रुपीज़ जो है वो बन जाएगा। तो ये आप पे कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो अभी पिछले साल इन्होंने एक नई इन्होंने एक फ्रेश ग्रेजुएट्स का भी इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कंपनी जो है, कोई भी पर्सन जो है वो HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने 2017 के बाद, जुलाई 2017 के बाद जो है वो ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, उनको जॉब देती है, उनको एम्प्लॉय करती है, तो उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि फ़्रेश ग्रेजुएट्स की जितनी भी वो पेमेंट करेगी उसको टैक्स क्रेडिट उसको मिलेगा। और उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम आप जो है वो 15% जो है वो टोटल वर्क फोर्स का वो फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा के ऊपर आपको जो है वो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि लेसर ऑफ अमाउंट आपने लेनी है। एक तो ये कि एनुअल सैलरी जो आप पे करेंगे और 5% जो है टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन का, तो आप ये ले लें 5%। तो 5% ये बनती है और एनुअल जो आपने सैलरी उनको पे की होगी फ्रेश ग्रेजुएट्स को, उन दोनों में से जो लेसर अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको एवरेज रेट के ऊपर टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा। इसको अब हम देख लेते हैं कि वर्कआउट कैसे किया है हमने, कि टैक्स हमारा इतना था, टैक्स पेबल जो था, और फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो हमने सैलरी पे की हुई थी वो 3 लाख रुपये थी, जबकि एलिजिबल लिमिट हमारी मैक्सिमम था कि 5% ऑफ द इनकम। तो वो बनती है जनाब 5% जो 1 मिलियन का आप लेंगे तो 50,000 है। तो 50,000 और 3 लाख में से जो लेसर आपको ज़ाहिर है वो 50,000 ही होगा। 1 लाख में से आप वो लेस करेंगे 50,000 को, तो 50,000 रुपया जो है वो नेट टैक्स आपका पेबल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है जी ये है
65B ये टैक्स क्रेडिट है फॉर न्यूली इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो इसमें दो कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी ये कहती है कि जुलाई 2010 से 30th डे ऑफ द जून 2019, ठीक। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास ये थी कि जुलाई 2011 से 30 जून 2016। अब देख लेते हैं कि इन दोनों का अलग अलग क्या है, लेकिन मकसद इन दोनों का यही है कि अगर आप फ्रेश इक्विटी लगाते हैं तो उस सूरत के अंदर आप अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर कुछ नया प्लांट और मशीनरी इनकॉर्पोरेट करते हैं, उससे उसकी एक्सटेंशन कराते हैं, एक्सपेंशन कराते हैं, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन या रिप्लेसमेंट होती है एक प्लांट की, तो उस सूरत के अंदर, और वो एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर इंस्टॉल होती है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर आपको 10% जो है वो टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलेगा। जितनी भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है आप उसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। और ये रेट जो है वो 2019 के लिए उन्होंने 5% रखा था। प्लांट और मशीनरी जो है उसका उन्होंने बताया कि ये एक लिमिट होनी चाहिए, और उसके बाद ये है कि अगर जो है वो एक्सेस होगी तो उसको अनएडजस्टेड है। फ़र्ज़ करेंगे अगर आपका टैक्स क्रेडिट जो है वो 65B के तहत ज़्यादा बनता है, ज़ाहिर आपने मिलियन रुपीज़ की इंस्टॉल की है, उसका आप 10% लेते हैं, और अगर 2019 में आपने की हुई है, पिछले सालों में की है 10%, और 2019 में अगर आपने की है तो उसके ऊपर 5% टोटल वैल्यू का आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। अब वो टैक्स क्रेडिट देखना आपने कंपेयर करना है एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से। अगर आपका टैक्स क्रेडिट ज़्यादा है और आप इस स्कीम के तहत जाते हैं तो आपका अगर एक साल में एडजस्ट नहीं होता तो आप उसको नेक्स्ट ईयर जो है 2 सालों के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 2 सालों से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर आप इससे पिछली स्कीम जो थी इनकी 2010 से जुलाई 2010 से 30 जून 2016 वाली जो स्कीम है, उसमें अगर आप लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट आपने की है, प्लांट मशीनरी लिया है, उसे एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन में, तो उसके ऊपर थी वो 20% जितनी भी वैल्यू आप इन्वेस्ट करते हैं मशीनरी के अंदर, उसका 20% आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। और ये जो 20% टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है, इसको आप 5 ईयर के लिए जो है उसको कैरी फॉरवर्ड आप करते रहते हैं, अगर वो आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा होता है तो, ठीक। बाकी जितने भी टैक्स क्रेडिट हैं उसके लिए एक जर्नल है, वो मैंने 1 by 1 हर जगह डिस्कस नहीं की। वो ये है कि अगर आप एक टैक्स क्रेडिट जो है उसको आप मिस रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको गलत तरीके से क्लेम कर लेते हैं, और उसके लिए वो तमाम प्री कंडीशंस जो सेक्शंस के अंदर बताई गई हैं, जो रूल्स के अंदर बताई गई हैं, उनको फॉलो नहीं करते, और कमिश्नर को बाद में पता लग जाता है, तो कमिश्नर क्या करता है, रिकम्प्यूट करता है उस तमाम इनकम को, और जितना भी उसने टैक्स क्रेडिट आपसे लिया होता है उसको वो ऐड बैक करता है, और आपसे वो चीज़ें अमाउंट जो है वो रिकवर हो सकती है। तो ये है जी 65B। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कैटेगरीज़ हैं, एक जा रही है जून 16 तक की है, और एक जुलाई 2010 से जून 2019 तक की है। इन दोनों कैटेगरीज़ के अंदर टैक्स रेट भी आपने देखा है, रिबेट के जो रेट हैं वो डिफरेंट हैं, कैरी फॉरवर्ड का जो दुरानिया है वो भी डिफरेंट है, लेकिन मकसद इनका सेम है कि जब भी कोई मशीनरी या प्लांट एक कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करती है, एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर एक्सपेंशन करती है, उस दौरान जितने भी वो पैसा लगाती है उसके ऊपर भी उसको एक टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 65C का टैक्स क्रेडिट है, और ये इन्वेस्टमेंट का है। अगर एक कंपनी है वो लिस्टेड नहीं थी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और वो किसी भी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर होती है, तो उसको 20% जो है टैक्स पेएबल का रिबेट मिल जाता है, और ये अलाउ होता है फॉर द ईयर इन विच द टैक्स कंपनी इनलिस्टेड, और उसके बाद जो है वो तकरीबन जिस साल में वो रजिस्टर्ड होती है और उसके बाद फॉलोइंग 3 ईयर्स तक उसको, यानी कि टोटल 4 सालों में तक ये उसको मिलता रहता है। फर्स्ट ईयर जो है वो 20% है, सेकेंड ईयर भी 20% होता है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ये 10% हो जाता है। तो ये सिंपल आपको टैक्स क्रेडिट मिल रहा है कि जब आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो रजिस्टर कराते हैं। तो $65D का है, ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसको क्लेम भी करते हैं, और इसकी यकीनन जो है आपको पता है कि कंपनी के लिए ये है, उसके बाद उसकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो, उसके अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है, और ये डेयरी फार्म है, कहीं के तमाम कॉर्पोरेट डेयरी फार्म्स के लिए भी ये है। अगर कोई नया बंदा
अपना डेयरी फार्म बना रहा है, एक नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो बनाता है, तो उसको 5 सालों के लिए जो है वो टैक्स क्रेडिट मिलता रहता है। और इसके लिए शर्त ये है कि आपने फ्रेश इक्विटी जो है वो इंजेक्ट करनी है टैक्स पेएबल। और इसमें यानी कि टैक्स पेएबल से मुराद जो है वो मिनिमम और फाइनल टैक्सेस तमाम हैं। उसके बाद ये है कि कंपनी जो है वो बाकायदा इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो सेटअप हो जुलाई 11 से जून 21 के दरमियान। और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो सेटअप हो एटलीस्ट 70% इक्विटी आपके पास हो, तब आपको जो है ये टैक्स क्रेडिट जो है ये मिलता है। कंपनी बाकायदा रजिस्टर्ड हो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत और पाकिस्तान में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मौजूद हो। और जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आप ये बना रहे हैं, ये ना करें कि पुरानी किसी कंपनी को तोड़ के तो या रिकन्स्ट्रक्शन या रिकन्स्टिट्यूट करके आप एक नई बना लें, बल्कि आप बिल्कुल फ्रेश, और उसमें भी उन्होंने एक जो अपर लिमिट रखी है कि 70% तक आपकी इक्विटी हो, 30% जो है वो डेट के थ्रू अगर आप इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं तो फिर आपको जो है वो 5 सालों के लिए जो है वो टैक्स क्रेडिट इसके ऊपर जो है वो मिलता रहता है। उसके बाद ये है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लोन जो है अगर आपने ऑब्टेन किए हैं किसी बैंकिंग कंपनी से या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए आपने लिए हुए हैं, तो वो वैसे भी आपको पता है कि उन्होंने इसके अंदर एक विंडो रखी है कि 70% आपकी इक्विटी है, 30% तक जो है वो आप जो है वो डेट से भी जो है यानी कि इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवा सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा इदारा बनाया है, कोई ऐसा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनाई है, तो उसके ऊपर जो है वो आपको बाकायदा इसकी जो है वो रिबेट मिलती है। इसकी कैलकुलेशन हमने ये की है कि इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप देख रहे हैं कि A/B/C, इसके अंदर A जो उन्होंने लिया है वो उन्होंने कहा है कि जितना भी आपका टैक्स बना है फॉर द ईयर असेस वो वैल्यू है। B जो है वो यहाँ पे इक्विटी है कि जितना भी फाइनेंस आपने इक्विटी के थ्रू रेज़ किया है, उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी है। तो हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन जो टोटल इक्विटी है वो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 6 मिलियन ली है, टोटल इन्वेस्टमेंट्स हमारी 18 मिलियन की थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस फार्मूले के अंदर अगर आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये 33% बनता है। तो 1 लाख रुपए का जो 33% है वो 33,000 का टैक्स ये रिबेट कैलकुलेट हो गया है 65D के तहत। तो टोटल टैक्स आपका 1 लाख रुपया था, उसमें से ये रिबेट लेस हुआ तो आपका टैक्स नेट टैक्स जो पेएबल बन गया वो 66,000 रुपीज़ जो है वो बन गया है। तो ये एक एग्जांपल है और ये सपोज़ किया है मैंने कैलकुलेशन के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे जो चूँकि यहाँ पे 33% की इक्विटी बनती है जो कि कम है, वैसे वो 70% होती है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन तो आपने वो 70% वाली जो है वो कंडीशंस को यहाँ पे भी माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई बंदा है वो UAE में भी काम करता है, पाकिस्तान में भी उसका बिज़नेस है, तो वहाँ पे भी वो टैक्स पे करता है अपनी इनकम के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर भी टैक्स पे कर रहा है। तो तमाम जो एक रेजिडेंट टैक्स पेयर है और वो फ़ॉरेन से ज़ाहिर इनकम कर रहा है, तो वो टैक्स पेयर जो है उसको जो उसने फ़ॉरेन में टैक्स पे किया है उसकी इनकम यहाँ की इनकम में ऐड कर दी जाएगी, फ़ॉरेन इनकम को भी यहाँ टोटल इनकम में ऐड किया जाएगा और वहाँ जो उसने टैक्स पे किया है उसका वो यहाँ पे क्रेडिट ले सकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लेसर ऑफ आपने अमाउंट लेनी है। जितना भी आपने फ़ॉरेन इनकम टैक्स पे किया हुआ है और पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स पेएबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनकम, उस दोनों को आपने कंपेयर करना है। उसमें से लेसर ऑफ जो है वो आपने फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट के तौर पे लिया हुआ है। और उसके बाद ये है कि अगर आपने एक टैक्स ईयर जब आपका एंड होता है तो उसके जो 2 सालों के अंदर अंदर जो है वो आप टैक्स क्रेडिट जो है उसको क्लेम जो है वो कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं आगे चल के। ये देख रहे हैं कि इसको कैलकुलेट आपने कैसे करना है। अब एग्ज़ाम्पल ये है कि एक बंदा है वो पाकिस्तान से 6 लाख रुपया कमाता है, UAE से उसकी इनकम जो है वो 2 लाख रुपया है, तो टोटल मिला है तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम बनती है वो 8 लाख रुपया बनती है। अब हमने किया गया है कि उसकी फ़ॉरेन इनकम को भी पाकिस्तान इनकम के अंदर क्लब करके तो उसकी जो ग्रॉस इनकम बनी है उसके ऊपर जो है वो टैक्स कैलकुलेट किया, वो हमारा बना 42,500 रुपया पाकिस्तानी टैक्स रेट्स के मुताबिक।
अब फ़ॉरेन में उसने जो टैक्स पे किया हुआ है यूएई के अंदर वो 12,000 रुपया है, ठीक है। तो वो चाह ये रहा है कि जो 12,000 वहाँ पे किया है, चूँकि उसने वहाँ वाली इनकम भी यहाँ की इनकम के अंदर इनकॉर्पोरेट कराई है, तो जो 12,000 रुपया उसने बाहर पे किया है उसका भी वो यहाँ पे क्रेडिट लेना चाहता है। अब इस क्रेडिट को कैलकुलेट हमने कैसे करना है, ये है ए और बी इंटू सी। अब ए जो है, अब जैसे आपको पता है कि टैक्स असेस्ड है हमारा जो यहाँ पे 42,500 है, पर्सन की जो टैक्सेबल इनकम है फॉर द ईयर वो 8 लाख रुपया टोटल बनती है, और उसका जो फ़ॉरन उसकी जो इनकम है वो सी है, तो वो आपको बताया जैसे कि 2 लाख रुपया है। अब हमने ए ओवर बी इंटू सी वाला फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं। हमने 42,000 रुपये को ऊपर रखा है और 8 लाख पे डिवाइड किया है, तो इससे हमें पता चल गया कि 1 रुपये के ऊपर टैक्स हमें कितना पड़ा है, ठीक है। तो फिर हमने उसे 2 लाख से मल्टीप्लाई किया है, जो कि एवरेज टैक्स रेट को हमने, और उस पर 2 लाख रुपया जो उसकी फ़ॉरेन इनकम थी उससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 10,625 रुपये। अब 12,000 रुपया उसका फ़ॉरेन का था और पाकिस्तानी टैक्स रेट के मुताबिक उसका टैक्स बनता है यहाँ पे 10,625 रुपये। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक। तो 103 का जो क्रेडिट हमने कैलकुलेट किया है और जो फ़ॉरेन में उसने टैक्स पे किया है, उस दोनों को हमने कंपेयर करना है, ये जो येलो फिगर हैं, और उन दोनों में से जो लेसर अमाउंट है वो हमारा जो है बेसिकली फ़ॉरेन टैक्स क्रेडिट है। तो ये 10,625 रुपये हमारा टैक्स क्रेडिट है, 42,000 रुपये में से इसको हम लेस करेंगे तो 31,875 रुपये का जो टैक्स है वो आपका पेएबल निकल आता है। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप जो है वो फ़ॉरेन में अगर आपने कोई टैक्स पे किया है और उसकी इनकम पाकिस्तान के अंदर आपने नॉर्मल इनकम के अंदर ऐड की है, तो उस सूरत में आपने 103 का जो क्रेडिट है वो आपने इस मेथड से कैलकुलेट करना है। हमारे पास नेक्स्ट और प्रोबेबली माइट बी लास्ट सेक्शन 100C का है। 100C का जैसे आपको पता है कि 100% टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है अगर आप इनकम आपकी जो है वो एलिजिबल NPO ट्रस्ट वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस की है, जो कि सेक्शन 2 के अंदर मेंशन है, और उसको 100% इन्होंने टैक्स क्रेडिट रखा हुआ है, और उसके अंदर तमाम उसके जो टैक्सेस हैं मिनिमम फाइनल सारे के सारे जो हैं उसका टोटल के उसको 100% टैक्स क्रेडिट मिलता है। लेकिन वो किन को मिलता है उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं कि वो सारी रिटर्न्स उनकी फ़ाइल हुई हों, ठीक, पहली कंडीशन होगी। उसके बाद जितना भी टैक्स रिक्वायर उनको डिडक्ट करना था वो उन्होंने डिडक्ट किया हो। विद होल्डिंग टैक्स की जो स्टेटमेंट्स उनकी हैं, ज़ाहिर आपको भी पता है कि NGOs हों, NPOs हों, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हों, अगर इनकी अपनी इनकम एग्जेम्प्ट होती है लेकिन इनको ये विद होल्डिंग एजेंट होते हैं, इनको टैक्स अपना विद होल्ड करना होता है। अगर ये अपना टैक्स विद होल्ड करते हैं तो इनको अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी जमा करानी होती हैं। तो तीसरी कंडीशन है कि वो अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स को वो करेंगे। थर्ड ये है कि अप्रूवल इनको लेनी होती है क्लास 36 सबसेक्शन 2 के तहत। तो चौथी कंडीशन ये मीट होनी चाहिए कि इनको NPO का स्टेटस जो है वो FBR से लिया हो इन्होंने। उसके बाद ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के ख़र्चे हैं वो इनके 15% से ज़्यादा जो हैं रिसीप्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि वो सारी की सारी ग्रांट खुद ही बैठ के ख़र्चों में ही उड़ा रहे हों। तो उसके लिए लेकिन ये उन्होंने कहा था कि ये 15% वाली शर्त जो है ये 2 तरह के इदारों के ऊपर जो है वो लागू नहीं होगी। एक चैरिटेबल वेलफेयर एक्टिविटीज़ अगर कोई कर रहा है, प्रॉफिट NGO है, और उसने जो ये है कि उससे फर्स्ट 3 ईयर्स के ऊपर जो है लास्ट 3 ईयर फर्स्ट टाइम विदन लास्ट 3 ईयर्स, तो अगर वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, कमेंस हुई है, तो वो 3 सालों के लिए जो है उसके ऊपर ये 15% वाली कंडीशन नहीं होगी। और अगर जो है एक NPO जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो टोटल रिसीप्ट हैं वो बिलो 100 मिलियन है, तो उसके ऊपर भी ये 15% वाली जो है वो कंडीशन उसके ख़र्चों वाली जो है वो उसके पर लागू नहीं होगी। तो अगर जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या वेलफेयर या ट्रस्ट ये तमाम शराइत जो है वो फॉलो करता है, तो सारे का सारा टैक्स जो है, यानी कि आप क्या करेंगे कि इसके रिटर्न फ़ाइल करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि आप इसको नॉर्मल रिटर्न की तरह फ़ाइल करें, जितना एंड पे टैक्स पेएबल बनता है उसको उठा के उसके ऊपर उसे 100C में ले जाएं, तो ज़ाहिर नेट पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप तमाम उसकी इनकम्स और ख़र्चों को उसकी इक्वल अमाउंट को अगले कॉलम जो है एग्जेम्प्ट वाले में डालते जाएँ, तो नेट पेएबल जो है वो कुछ नहीं बनता। लेकिन कुछ केसेस के अंदर मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है
कि वो ये कहते हैं कि आप इस तरह रिटर्न फाइल ना करें, बल्कि आप ये करें कि आप तमाम ख़र्चे भी डिक्लेयर करें, उसकी जितनी रिसीप्ट्स हैं वो भी करें, जितना टैक्स पेबल बनता है वो सारे का जाके उस पे ऊपर जाके अगर ले से 1 लाख रुपया टैक्स एंड पे बन रहा है एडमिटेड टैक्स, तो जितना एडमिटेड टैक्स बनता है उसके ऊपर जाके 100C का क्रेडिट लगाएं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो पेबल कुछ नहीं बनेगा, नेट पेबल कुछ नहीं बनेगा। तो ये हमारा आखिरी क्रेडिट था जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा 100C का क्रेडिट है। इसको क्लेम करने के लिए जो है वो कंडीशंस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ये हमारे पास ये नेक्स्ट है। अब हम ये है कि नेक्स्ट एपिसोड जो होगी हमारी, उसके अंदर हम कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम टैक्स और अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स को डिस्कस करेंगे, जो हमारी इस सीरीज़ की 7वीं एपिसोड होगी। वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे। और इसके बाद एक आध जो है एक और हमारी डिस्कशन होगी, और फिर हम आखिरी जो हमारी एपिसोड होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो है वो पूरी रिटर्न का फॉर्म, उसमें अंदर वैल्यूज़ को कैसे पंच करते हैं, एक वर्किंग तैयार करेंगे। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठा के एक्सेल के अंदर वर्किंग बनाएंगे, और फिर उन वर्किंग को उठा के हम जाके रिटर्न के फॉर्म के अंदर जो है वो बेसिकली पंच करेंगे। दिस इज़ इट जी फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हुई होंगी, और अगर फर्दर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।